बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। रेड ज़ोन के साथ मैं हूं अली रसालवी और मेरे साथ मौजूद हैं जनाब मसर परलास। आपने गुज़िश्ता 3 दिन हमारे आउटडोर नशरियात देखी, लोगों के साथ ईद कैसे मना रहे हैं, ईद की मसरूफ़ियात क्या हैं, और ये कोरोना के दिनों में जबकि ज़िंदगी एक नया रुख इख्तियार कर चुकी है, लोगों के क्या ज़िंदगियाँ थीं, किस तरह के मामलात थे, किस तरह का मिलना मिलाना था। आज हमने स्टूडियो में हस्बे मामूल एक पहले वाला सिलसिला शुरू किया है और मज़हर बरलास साहब और मैं आपकी खिदमत में हाजिर खिदमत हैं। जनाब मज़हर बरलास साहब, ईद कैसे गुज़री? आप अपने भी तो कुछ बताएं। और ईद बहुत अच्छी गुजरी। यकीनन इस ईद में और पुरानी ईदों में ज़ाहिर है एक फ़र्क था। कोरोना के पहले एक ज़िंदगी थी, एक कोरोना के दौरान ज़िंदगी है, कोरोना के बाद ज़िंदगी होगी। तो जैसे हम प्रोग्राम शुरू करते रहे, मेरा ख्याल है मैं दुआ करता हूँ और फिर हम आगाज़ करें। जी ख़वातीन हज़रात, एक तो सलाम आपकी खिदमत में। आप लोगों की ईद बहुत अच्छी गुजरी और अल्लाह ताला का ये भी शुक्र है कि कोरोना से मुतासरीन जो हैं, जो दुनिया में जिस कदर कोरोना ने असर किया, पाकिस्तान में कम हुआ। लेकिन ईद के मरहले पर चूँकि मार्केटें खोल दी गई थी, तो अभी आ रही है कुछ तादाद, शायद बढ़ जाए, लेकिन हमें जब तक अथेंटिक नहीं आएगी कोई रिपोर्ट हम तो कुछ नहीं कह सकते। ऐसे ऐसे बिल्कुल तो सही। दुआ है पाकिस्तान के लिए, अल्लाह ताला हमारे इस प्यारे और अजीम वतन को सलामत रखे और इस पर अपनी रहमतों के साए रखे। अली रज़ा अलवी साहब, क्या आज खबरें हैं? मगर बरलास साहब, ख़बरें तो बहुत सी हैं और बहुत सारी ख़बरें। जो सबसे बड़ी ख़बर इस वक्त परेशान किए हुए है पूरी दुनिया को, और वो लोग जो आलमी अमन पे नज़र रखते हैं, जिन्हें जनूबी एशिया के ऊपर जिनकी गहरी नज़र है, और जिन्हें यह भी पता है कि ये दुनिया का सबसे ज़्यादा कंजस्टेड, सबसे ज़्यादा आबादी वाला इलाका है, और फिर गुर्बत भी बहुत ज़्यादा है, फिर बीमारी भी बहुत ज़्यादा है। इन सारे हालात के बावजूद ये जो मोदी सरकार का एक नैरेटिव था, वो जो लेके आए, जिस बुनियाद पे, जिस नफ़रत की बुनियाद पे वो बरसरे इक़्तिदार आए, उनको हम तो चलें, हमारा तो खौफ खुदा है, उनको अपने भगवान का भी कोई खौफ नहीं आता कि वो क्या ऐसे क्या हरकतें किए चले जा रहे हैं पाकिस्तान के मामले में, कश्मीर के मामले में, बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी के पिछले दिनों के वाक़यात। ये क्या मामला क्या है? अच्छा जी, एक तो आपने इस लंबे सवाल में कोई 5 सवाल कर दिए हैं। सही। अब इन 5 सवालों को अगर लिया जाए, पहली बात कि ये ख़िता वाकई अहम है, बहुत आबादी है इस खित्ते में, और ये जो हमारा वतन है पाकिस्तान, जहाँ हम बैठे हैं, ये 5 अरब इंसानों का गेटवे है। ये बात भी ठीक है। अब ये भी एक हकीकत है कि जो डिस्कस किए जाते हैं ममालिक दुनिया में, या ज़ेर बहस रहते हैं अक्सर ममालिक दुनिया में, वो भी इसी खित्ते में हैं। यानी चीन डिस्कस होता है, पाकिस्तान डिस्कस होता है, इंडिया डिस्कस होता है, ईरान डिस्कस होता है, रूस डिस्कस होता है, तुर्की डिस्कस होता है। ठीक है जी, सही। ये इसी खित्ते में है। हाँ सही। तो एशिया जो है, मुझे इस कोरोना के दिनों में लग रहा था, अभी भी लग रहा है, कि अगली जो क़यादत है वो एशियन ब्लॉक में आ रही है दुनिया की। मुझे नहीं लगता कि अब दुनिया वैसी रहे जैसी पहले थी। सही। इसलिए कि अच्छा, जो गुर्बत है जिसकी तरफ आपने इशारा किया, गुर्बत सबसे ज़्यादा इंडिया में है। सही। इंडिया में करीबन 10 करोड़ लोग कोरोना से पहले, 10 करोड़ लोग खते गुर्बत से नीचे एक वक्त का खाना खाए बगैर सो जाते थे। यानी उन्हें 24 घंटों में एक वक्त एक खाना मुयस्सर था, एक यानी 2 वक्त का मुयस्सर नहीं। यानी अमूमन 3, बड़े सगीर में 3 वक्त का खाना खाने की रवायत है, या कम से कम भी बंदे 2 वक्त खाता है, हाँ, और उनको सिर्फ एक वक्त का खाना नसीब होता था। अब मोदी जी ने वहाँ जो खेल खेला, अब आ जाइए आप इंडिया की तरफ। अब ये जो गुर्बत है, गुर्बत ख़त्म होती है 2-3 चीज़ों से। सही। या तो आपकी ज़राअत बहुत बेहतर हो जाए, सही है। या आपकी सनत बहुत बेहतर हो जाए, या आपका कारोबार बहुत बेहतर हो जाए। सही है। तो
ज़राअत की ये सूरत हाल है इंडिया में कि पिछले 20 सालों में को 3 लाख से ज़्यादा किसानों ने ख़ुदकुशी की है। सही। कारोबार की ये सूरत हाल है कि कोरोना की आमद से पहले ही इंडिया में हिंदू मुस्लिम फसादात जो थे अरूज पर थे, अक़लियतों के हकूक़ की पामाली थी और कश्मीर में लॉकडाउन था। तो जो विज़िटर आता था इंडिया में वो नहीं आ रहा था, 90% विज़िटर नहीं आ रहा था। अच्छा, उसमें यही नहीं कि जो लोग श्रीनगर देखते थे वो, उसमें ताजमहल देखने वाले भी शामिल थे। सही। अब आप मुसलमानों के हकूक़ तो वहाँ गज़ब करते हैं, और गज़ब करने के बाद क्या ये सवाल नहीं पैदा होता कि ये जो ताजमहल आप दिखाते फिरते हैं ये भी एक मुसलमान बादशाह ने बनाया था। बिल्कुल सही। जिसको आप दुनिया का 7वां अजूबा कहते हैं। 7वां अजूबा कहते हैं। तो ये तो एक शाहजहां ने बनाया था। आप इसको अपने सेकुलरिज्म की अलामत के तौर पर पेश करते हैं। अच्छा। मुसलमानों का दिया हुआ। अब हुआ ये कि कारोबार नहीं हुआ, इससे बंद हो गया। सही है। उल्टा अमेरिका का जो अक़लियती कमीशन है उसने रिपोर्ट दी है, यूएन का जो ह्यूमन राइट्स का कमीशन है उसने इंडिया के ख़िलाफ़ रिपोर्ट दी है। अच्छा, यूरोपीय यूनियन का, यूरोपीय पार्लियामेंट का जो कमीशन है ह्यूमन राइट्स के बारे में, उसने भी इंडिया के ख़िलाफ़ रिपोर्ट दी है। सही। तो वो मगरबी दुनिया जो इंडिया को बहुत अच्छा कहती थी, अमेरिका समेत, जो कहते थे इंडिया बहुत अच्छा है और पाकिस्तान के बारे में अच्छी राय नहीं रखते थे, एक तो ये हो गया इससे कि इंडिया बदनाम हो गया। मज़हर बरलास साहब, आपका अपनी बात का रब्त याद रखिएगा, कता कलामी माफ़। यहाँ एक मुझे आपसे एक बात पूछनी है। ये पूरी दुनिया में इससे पहले नहीं था। हम देखते हैं कि पूरे इंटरनेशनल मीडिया में भी भारत के लोग या भारत से मुतासिरा लोग बैठे हुए होते थे, और पूरी दुनिया का मीडिया भी जो है वो हमारे ख़िलाफ़ बात कर रहा होता था। इंडिया के लिए उनकी मोहब्बत भरी गुफ्तगू, मोहब्बत भरे अंदाज़। इसी तरह बैरूनी जो मराकज़ थे, फॉरेन ऑफिस जो थे, यूरोपीय यूनियन की बात करें, अमेरिका की बात करें, आपने बहुत सारे मिसालें दी, वहाँ भी हमारे ख़िलाफ़ जो है ना एक नफ़रत का एक एलिमेंट था किसी न किसी लेवल पे, या कहीं ना कहीं डंडी मारी जाती थी। ये जो हालिया दिनों में गुज़िश्ता एक अरसे से हम जो देख रहे हैं, पॉजिटिव रिपोर्ट्स आना शुरू हुई हैं पाकिस्तान के हक़ में, पाकिस्तान के स्टैंस के हक़ में। तो इसमें आप पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी पे काम करने वाले लोग जो हैं उनका किरदार कैसे देखते हैं? अच्छा, ये बिल्कुल आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है, लेकिन जो हम बात कर रहे थे वो थोड़ी सी बात रह गई है, वो अगर मैं कर लूँ तो बिल्कुल ये सवाल आपका बहुत आला है। सही। इसका जवाब भी देता हूँ। अब इंडिया में कारोबार नहीं रहा, ज़राअत की सूरत हाल मैंने आपको बता दी। जो ये कहते थे कि जी शाइनिंग इंडिया और इंडिया में बड़ी इन्वेस्टमेंट आ रही है और फलां हो रहा है, सही। तो इंडिया में कोई 20 से 22 बैंक बंद हो गए हैं। अच्छा, बैंक क्यों बंद हुए जी? जब कारोबार ही नहीं है, काम ही नहीं है, तो बैंक तो बंद होंगे, नेचुरल। मगरबी दुनिया ने एशिया में 26 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट की थी पूरे एशिया में। सही है। तो उन्होंने जो वापस ली है 16 बिलियन डॉलर की इंडिया से इन्वेस्टमेंट निकाल ली है। तो इंडियन ख़जाने में अब चूहे नाच रहे हैं। सही। एक मुल्क में से 16 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट निकल जाए, भाई मगरबी मुल्कों ने इन्वेस्टमेंट की थी पूरे एशिया में, उसमें छोटे बड़े मुल्क भी शामिल हैं। सही है। 26 बिलियन डॉलर की, 26 बिलियन डॉलर में से 16 बिलियन डॉलर इंडिया से निकल गए हैं। अब आ जाइए खारजा पॉलिसी की तरफ। ये बिल्कुल आपने बहुत टाइमली सवाल किया। हमारी खारजा पॉलिसी मुसलसल क्यों नाकाम थी? इसमें हमारे पिछले हुक्मरानों का कसूर है। सही। जो अभी तो आपको पता ही है कि वो जो तर्जमान थी हमारी फॉरेन ऑफिस की, तस्नीम असलम, उन्होंने पिछले दिनों इंटरव्यूज़ दिए
और कहा कि फ़ॉरेन ऑफिस में ये मियाँ नवाज शरीफ हुकूमत ये कहती थी कि कुलभूषण यादव का नाम ना लें और इंडिया पे हाथ हौला रखें और ये वो। सही। अब मियाँ नवाज शरीफ खुद वज़ीर ख़ारजा बने हुए थे और पाकिस्तान का जो बड़ा दुश्मन है अजीत कुमार दोवल उनके घर आता था, ऐसे। मोदी उनके घर आता था और ये जो जनरल वगैरह थे उनसे कारोबारी ताल्लुक़ था, मित्तल से था। कारोबारी मरासम के अलावा इंडिया को बहुत छूट थी और इंडिया का कोई इशू था तो नवाज शरीफ साहब बोलते नहीं थे। सही। उससे पहले गुज़श्ता 10 सालों में आप देखें क्या हुआ और अभी क्यों हुआ, फ़र्क क्या है। अब हमारे पास वाशिंगटन में सफ़ीर हैं असद मजीद ख़ान, सही। कैरियर डिप्लोमेट हैं, फ़ॉरेन ऑफिस से ताल्लुक़ है। सही। बरतानिया में हमारे पास सफ़ीर हैं नफीस ज़िक्रिया, कैरियर डिप्लोमेट हैं, सही। हमारे दफ्तर ख़ारजा के तर्जमान भी रहे हैं। जी बिल्कुल। जब पिछली 2 हुकूमतें थी तो आप किसको सफ़ीर लगाते थे? हुसैन हक्कानी को। आप सफ़ीर लगाते थे मलीहा लोधी को। आप सफ़ीर लगाते थे बरतानिया में वाजिद शम्सुल हसन को। तो जो प्रोफेशनल और नॉन प्रोफेशनल है, एक तो वो फ़र्क था। कारकर्दगी में उसका फ़र्क तो नज़र आएगा। ठीक है जी, बिल्कुल सही। अब अली रज़ा अलवी साहब आपकी जगह बतौर एंकर इधर हम किसी पकौड़े बेचने वाले को बिठा दें सही। या डेंटर को बिठा दें सही। तो उसकी परफॉर्मेंस तो वैसी होगी। सही। तो पाकिस्तान की वजारत ख़ारजा के साथ ऐसा ही हुआ। सही। अब वाजिद शम्सुल हसन साहब लंदन में रहते थे पीपल पार्टी के, ठीक है, जो भी उनकी वफादारियाँ पता नहीं किसके साथ थी। और वो बॉक्स वाला लोगों ने वो फ़िल्म भी देखी जो वो एक गाड़ी में पैसे ट्रांसफ़र कर रहे थे। अच्छा, हुसैन हक्कानी साहब के अकायद से लोग वाकिफ़ हैं और पाकिस्तान के बारे में किस ख़यालात तरह आलिया जो उनके हैं, ख़यालात हैं उन्होंने छुपाए, तो एक छुपाने तो की भी ये- कभी जहमत नहीं की होता ना, एक ये मुनाफिकत भी फ़र्क। कर लिया जाए। एक जो आपकी टीम थी बैरून मुल्क बैठी हुई ख़ारजा अमूर से मुतल्लिक़, वो नॉन प्रोफेशनल थी। सही है। अब आपके पास प्रोफेशनल लोग हैं। और ये जो ख़ास तौर पर असद मजीद ख़ान है ना जो वाशिंगटन में है, ये दानिश्वर है। बिल्कुल सही है। अभी पिछले दिनों उसका वाशिंगटन पोस्ट में बड़ा मजमून छपा है और न्यूयॉर्क टाइम्स में छपता है और वो मगरबी मीडिया को इस्तेमाल किया उन्होंने और इंडिया के ख़िलाफ़ कर दिया सूरत हाल को। सही। अब जो पहले हमारे पास नॉन प्रोफेशनल थे वो तो कुछ कर नहीं सके सही है। और हमारे पास हुकूमतें ऐसी थीं कि उन्होंने बस कहें बुरा कहें, लेकिन ये है कि ये ख़ारजा महाज पे कामयाब। हाँ, अच्छा, शाह महमूद कुरैशी साहब का ठीक है। काम या जो स्पोक्स पर्सन लगाई आयशा फारूकी साहिबा, भरपूर अंदाज में, अच्छे अंदाज में काम, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं बात आयशा को। फारूकी साहबा आपको पता है बड़ी, ये भी दानिश्वर हैं। अच्छा, इन्होंने एक बुक लिखी ये जहाँ जहाँ रही, एक तरह से उन्होंने जो क्या कहते हैं उसको खाना बदोश की कहानी, ये इन्होंने अंग्रेज़ी में एक किताब लिखी। ये इससे पहले उधर ह्यूस्टन में थी, टेक्सास में पाकिस्तानी कौंसल जनरल थी अमेरिका में। तो ये भी बड़ी दानिश्वर एक हैं। दानिश्वर, एक नस्तालिक खातून। बातचीत का सिलसिला जारी है, हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले मज़र बरलास साहब कह रहे थे कि हमारे जो ख़ारजा उमूर के माहिरीन हैं या दफ्तर ख़ारजा में बैठे हुए लोग हैं या जो नई तैनातियाँ हुई हैं मौजूदा दौर इक़्तिदार में, ये उनका करिश्मा है या उनकी मेहनत का समर है कि अब पाकिस्तान का जो नैरेटिव जिसको हमेशा
साइड पर रख दिया जाता था या जिसका मजाक उड़ाया जाता था, उसे संजीदगी से लिया जाना शुरू किया गया और दुनिया में भारत की जग हंसाई भी शुरू हो चुकी है। और भारत के जो एक झूठ पे मबनी प्रोपेगंडा था, उसके ऊपर भी एक ऐसा रद्द-ए-अमल आना शुरू हो गया है कि बहुत बड़े बड़े नामी ग्रामी इदारों ने भारतीय चेहरे से नकाब उलट दिया है। लेकिन मज़हर बरलास साहब, ये नकाब उल्टे जाने के बावजूद, हमारे लोगों की मेहनत के बावजूद, इतनी अच्छी रिपोर्ट्स जारी होने के बावजूद, ये मोदी का खुमार नशा क्यों नहीं उतर रहा? इसके बावजूद भी वो पंगेबाजी से बाज नहीं आ रहा। पाकिस्तान के साथ मसाइल, कश्मीर के साथ, फिर ये ना कहिएगा आपने सवाल बहुत सारे मिस कर दिए, लेकिन क्योंकि ये मोदी है ना, फोकस मोदी है। नेपाल के साथ मसाइल, यानी उसने एक जैसे लगता है ना कसम उठाई हुई है कि ये इर्द गिर्द वालों को मैंने सुख से रहने नहीं देना। अच्छा जी, ये जो पहले हम बात कर रहे थे ना, साल डेढ़ के अंदर, साल डेढ़ पहले पाकिस्तान जो था वो दुनिया की नज़रों में बुरा था। रियलिटी यही है। और मौजूदा जो टीम है इसकी, हमारे खारजा अमूर की, उसकी कारकर्दगी है कि साल डेढ़ के अंदर हमने भारत को इस मोड़ पे ला खड़ा किया है कि पाकिस्तान को सब अच्छा कह रहे हैं, भारत को सब बुरा कह रहे हैं। अब आप देखिए कि भारत की मोदी आप कहते हैं ना कि मोदी का खुमार, मोदी परेशान है। मोदी इस वक्त परेशान ना हो, तकलीफ़ में है, क्या करे। सही। अफ़गानिस्तान में उनके खरबों डॉलर डूब गए, उन्हें को लिफ्ट ही नहीं करा रहा। सही। अच्छा, उन्होंने मदद मांगी है अमेरिकन से कि हमारी अफ़गानिस्तान में मदद करें, तो अमेरिकन ने इनकार कर दिया है। सही। अच्छा, वो अशरफ गनी पे तकिया किए बैठे थे इंडियन, तो अशरफ गनी साहब का अपना इक़्तिदार ख़तरे में है, उन्हें मजबूरन अब्दुल्ला के साथ एक मुआहदा करना पड़ा है। सही। फिर तालिबान जो है जिनके कब्ज़े में, और आप रशीद दोस्तम भी साथ आप मिला लीजिए, जो 70% अफ़गानिस्तान है उनके कब्ज़े में है। सही है। तो अशरफ गनी साहब ख़ुद परेशान है, और 70% कब्ज़े में नहीं, खाली अफ़गानिस्तान की सरकारी फ़ौज के लोग छोड़ के तालिबान को ज्वाइन कर रहे हैं। वैसे और तालिबान ने अनाउंस कर रखा है या कहीं मीटिंग कर रखी है या स्टेटमेंट दिया है कि भाई हम ये ईद तो अब गुजर गई, तो उन्होंने कहा था ईद से पहले, ये रोज़ों में ये बयान दिया था ना कि भाई हम ईद के बाद जिहाद कश्मीर शुरू करेंगे। वो जिहाद में वो बड़े माहिर हैं। आपको पता है कि उन्होंने रूस के ख़िलाफ़ जिहाद लड़ा, जिहाद किया और रूस को तबाह किया। उसके बाद अमेरिका के ख़िलाफ़ जिहाद किया तो अमेरिका को भी किनारे लगा दिया। सही। ठीक है, तो जहाज में तो उनका वसी तजर्बा है ना। नहीं, लेकिन मज़हर बरलास साहब, उन्होंने ये ऐलान तो हुआ, लेकिन उनकी तरफ से बाद में फिर ये तरदीद भी आ गई कि हमने ऐसा नहीं किया, ये भारत खुद पंगेबाजी कर रहा है। फिर वही बात, जानबूझ के बदनाम करने के लिए इस तरह की बात कर रहा है। अच्छा, अगर ये बात ठीक है, तरदीद की, कहा कि जानबूझ के भारत कर रहा है, लेकिन ये बात दुरुस्त है जो आप फरमा रहे हैं ना कि जिहाद करने में उनका सानी कोई नहीं है। अच्छा, अगर उन्होंने सोच लिया कि हमने ये करना है तो फिर करके दिखाना अच्छा, है। ये जो बयान दिया और तरदीद हुई, इससे भी एक सवाल जन्म लेता है ना, बिल्कुल, कि इसका मतलब है इंडिया के साथ उनकी सुलह नहीं हो सकती। उन्होंने कहा ये जानबूझ के कर रहे हैं, इन्होंने इल्ज़ाम लगाया इंडियंस ने। ऐसा ही। तो वो जो इंडिया ने 22 कौंसल खाने बनाए थे पाकिस्तानी सरहद के पास, वो सारे ज़ाया हो गए। सारी इन्वेस्टमेंट भी ज़ाया, पॉलिसी भी ज़ाया, अच्छा, मेहनत भी ज़ाया। अब वो इंडियन वहाँ मुँह छिपाते फिर रहे हैं। अब दूसरी तरफ आ जाइए कि नेपाल में एक सड़क इन्होंने बनाई। नेपाल का एक इलाका है काला पानी, वहाँ इन्होंने सड़क बनाई। काला पानी हमारे बुजुर्गों को बहुत याद है, किसी ज़माने में जब अंग्रेज़ काला पानी की सज़ा दिया करता था, है? तो हाँ बिल्कुल जी, काले पानी की सज़ा होती थी जी। अब उस सड़क का इन्होंने इफ्तिताह करने गए तो नेपाली खड़े हो गए। नेपाली फ़ौज ने कहा कि भाई चलो निकल जाओ, ये हमारा इलाका है। और उन्होंने कहा कि हम इस सड़क की खुद हिफाजत करेंगे। दुरुस्त है। वहाँ उन्होंने मोर्चे बना लिए और नेपाली फ़ौज खड़ी हो गई। सही। अब जो ईद से 2-3 दिन पहले
एक नक्शा जारी किया था नेपाल ने, यस बिल्कुल। और उस नक्शे में उन्होंने इंडिया का बहुत सा हिस्सा नेपाल जाहिर किया। अब मोदी जी इससे भी परेशान हैं, चूंकि नेपाल की पुश्त पे खड़ा हो गया है चाइना, दुरुस्त है। और चाइना ने जो पहले नेपाल को मुहताजगी थी ना इंडिया की, वो ख़त्म की। चाइना ने ट्रेन के ज़रिए और सड़क के ज़रिए नेपाल को जोड़ दिया है चीन के साथ। अगले साल 7 साल जश्न मना रहे हैं चीन वाले कम्युनिस्ट पार्टी का, सही। और कम्युनिस्ट पार्टी के 7 साल जश्न पर वो तोहफा देना चाहते हैं कोई ना कोई। वो लद्दाख का तोहफा दें, वो इंडिया से 6-7 रियासतें चीन के तोहफा दें, कुछ भी करें। मौजे तुम कहा करते थे कि नेपाल हमारी हथेली है चीन की, ये भूटान, तिब्बत और ये जो दूसरे ममालिक वियतनाम, ये हमारी उंगलियां हैं। तो जो अब तक भारत नेपाल को अपना लुक़्मा तर समझता रहा है, वो आसानी अब ख़त्म हो वो गई। ख़त्म होगी। अब नेपाल और भूटान के बीच में एक छोटी सी इंडियन रियासत है सिक्किम, एक छोटी सी रियासत है। वहाँ चीन की अफवाज ने इंडियन फौजियों को भगाया। इंडियन आर्मी का एक अफसर बड़े तरले मिन्नतें करता रहा कि जनाब आप बात तो सुने, और वो जो चीनी कर्नल था वो ऐसे बात कर रहा था, चीनी ज़बान में कर रहा था, साथ उनके तर्जमान तो था, कि उसने कहा बस दफ़ा हो जाओ और इस इलाके में आने की कोशिश नहीं करनी। सही। अब सिक्किम के साथ जुड़ा हुआ है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल जो है वो बांग्लादेश के ऊपर से एक पट्टी जाती है। अब ये जो गली नुमा पट्टी है जो सिक्किम और वेस्ट बंगाल पर मुश्तमिल है, ये 3 ममालिक के दरमियान में से होती हुई, यानी नेपाल, बांग्लादेश और भूटान के पास से होती हुई, या तीनों के दरमियान में से होती हुई, भारत की 7 रियासतों को टच करती है। सही। अगर ये गली नुमा इलाका जो है उस पर चीन या नेपाल काबज़ हो गया तो इंडिया की 7 रियासतें इंडिया से अलग हो जाएंगी। और इन 7 रियासतों में पहले ही आज़ादी की तहरीकें चल रही हैं। यानी ये 7 रियासतें जो हैं, इसमें असम है, अरुणाचल प्रदेश है, मिज़ोरम है, नागालैंड है, त्रिपुरा है, मेघालय है। ये वो रियासतें हैं जिनमें से आज़ादी की तहरीकें पहले से बुलंद हैं। बिल्कुल सही है। मैं आपकी बात ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहा था, आप कर लें, फिर मुझे एक बात करनी है ये जब 7 रियासतें अलग हो जाती हैं तो इस तरफ आ जाइए। इधर आप देखिए कि जो मशरकी पंजाब है, वहाँ सिख नौजवानों ने फिर से खालिस्तान का झंडा बुलंद कर दिया है, और खालिस्तान ने तो अपना परचम भी बना लिया, अपनी करेंसी भी बना ली, नागालैंड वालों ने भी बना ली। बरलाल साहब, ये तो लिखा जा चुका ना। और ये कश्मीर में, हाँ जी, कश्मीर में लॉकडाउन के बावजूद इंडिया कंट्रोल नहीं कर रहा। ठीक, उधर बाद में जाते हैं। ये तो लिखा जा चुका कि भारत जोग्राफियाई तौर पे जो मौजूदा नक्शा है ये इस तरह बरकरार नहीं रहना। आपने एक ख़बर दी जो मैं जिसको दोहराना चाहता हूँ कि चीन ये तोहफ़ा देना चाहता है अपने 7 साला जश्न के मौके पे, कुछ इलाके छुड़ा के वो देना चाहता है। दूसरी तरफ आपने नेपाल की बात की, लेकिन यहाँ अमेरिका सरकार का अगर जिक्र न हो तो दूसरा पहलू जो है वो फिर तिश्ना रह जाता है कि अमेरिका सरकार इस पूरे खित्ते में चाइना के मुकाबले में भारत को शाइनिंग इंडिया बनाना चाह रहा है। मैं बताता हूँ जी, अर्ज़ करता हूँ। जो अमेरिका के दफ़ाई अमूर के माहिरीन हैं, पहले तो उन्होंने कहा अपने सदर से, मिस्टर ट्रंप से, कि हम चीन से नहीं लड़ सकते। सही। ठीक है,
मैं नाम ले लेता हूँ उनके, क्रिस ब्रॉस है और डेविड है, जो बड़े माहरीन हैं। उसके बाद ये जो खड़े थे इनके बहरी भेड़े समंदरों पे, उन्हें भी परेशानी है, वो भाग रहे हैं इलाके छोड़ के। चूंकि उनकी तो प्रैक्टिस ही नहीं थी, वो तो बस खड़े थे ऐसे ही के बाद ठीक है लंगी जाओ, हैं चंदा दे ही जाओ या जो भी, खंगी जाओ लंगी जाओ, जो भी है सिस्टम। चीन ने अपना दफाई निज़ाम मुंसलिक कर दिया है 5G से, जदीद टेक्नोलॉजी से। अब अमेरिकन का प्रेशर है इंडिया पे कि आप चीन से लड़ें, मगर इंडिया चीन की तरफ जाता नहीं, उधर मार पड़ती है। और पाकिस्तान की तरफ भी वो किसी और सरहद से नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? उसकी वजूहात हैं। मसलन वो ईस्ट पंजाब से इसलिए नहीं आ रहा कि सिख जो हैं वो इंडियन आर्मी में 30,000 सिख ऑफिसर्स हैं। सही है। उधर से वो नहीं आएगा। अगर उनमें उन्होंने कर दी कुछ गड़बड़ तो खालिस्तान बन जाएगा। सही है। इंडिया असल में जो हमारे करीबी इलाके हैं ना, पाकिस्तान को जो टच करते हैं, वहाँ आबादी का तनासब बदलना चाहता है। सही। मसलन ये जो चाइना के साथ लगता है सूबा इनका हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में 95% हिंदू आबाद हैं। ये जो मशरकी पंजाब के साथ हमारे अजला लगते हैं, जैसे नारोवाल, सियालकोट, शेखुपुरा का भी कुछ हदूद है, गुजरावाला, लाहौर, कसूर, नमकाड़ा, यहाँ सवाए 2 ज़िला के अमृतसर और तरन तारन, वहाँ सिखों की अक्सरियत है। बाकी सारे ज़िला यानी फ़िरोज़पुर है, फ़ाज़िलका है, ये गुरदासपुर है, इनमें और पठानकोट, इनमें सब में हिंदू अक्सरियत है। और पठानकोट जो एक तरफ कश्मीर को टच करता है, एक तरफ इंडियन पंजाब को, और पंजाब का डिस्ट्रिक्ट है, सही, वहाँ 88% हिंदू हैं। सही। और उससे आगे जो ज़िले हैं जम्मू के, सांबा, कठुआ और जम्मू, वहाँ हिंदू अक्सरियत में हैं, मुसलमान नहीं हैं। इनके सामने पाकिस्तान के ज़िला हैं नारोवाल, सियालकोट और गुजरात। ठीक है जी, सही। अब ये वर्किंग बाउंड्री है और इधर सेटल बॉर्डर है। सही। तो इंडिया गड़बड़ करता है LOC पे। सही, LOC को दोनों तरफ जी मुसलमान बिल्कुल, हम देख रहे हैं LOC पे भारत की तरफ से कोई ना कोई, कई कुछ ना कुछ वक्त गुजरने के बाद, कभी रात को कभी दिन को, ये एक सिलसिला जारी है और मुसलसल और बिला इश्तियाल गोलाबारी की वजह से पाकिस्तान कई दफ़ा तलब भी कर चुका है भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर को, लेकिन भारत जो है वो बाज नहीं आ रहा। बातचीत का सिलसिला जारी है, हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले सूरत हाल का जायज़ा ले रहे थे कि क्या हमारी कंट्रोल लाइन पे क्या सूरत हाल है, बाउंड्री लाइन पे क्या सूरत हाल है, और ये गोलाबारी की जो सूरत हाल है वो क्या है। भारत कहाँ कहाँ पंगे करता है, कहाँ करना चाहता है और कहाँ चाहता है तो भी नहीं कर सकता। सारी बड़ी तफसील से मज़हर बरलास साहब बता रहे थे। लेकिन बरलास साहब, कश्मीर वाला जो मामला है, अभी आप गुफ्तगू में उधर जा रहे थे तो मैंने आपको रोका भी कि कश्मीर वाला मामला बहुत खौफनाक सूरत हाल इख्तियार करता चला जा रहा है। इतने अरसे से अपनी सारी मनमानियाँ करने के बावजूद, एक जुल्म सितम का बाज़ार करने के बावजूद, लॉकडाउन करने के बावजूद, दुनिया से उनको काटने के बावजूद, भारत कश्मीरियों के दिल से पाकिस्तान नहीं निकाल सका। बिल्कुल सही है। एक तो पाकिस्तान नहीं निकाल सका। आप देखिए कि भारत ने दुनिया को चीट किया। मसलन अक़वाम मुत्तहिदा में जो करारदादें हैं उनकी खिलाफ वर्जी की, और कश्मीरियों की जो खसूसी हैसियत है वो ख़त्म की, और जो आर्टिकल 370 है वो ख़त्म किया। और आर्टिकल 370 ख़त्म करने की वजह ये है
कि भारत कश्मीर में आबादी का तनासब बदलना चाहता है। सही है। अब जो बात हमारी वक्फे से पहले हो रही थी कि जम्मू के ये 3-4 अजला में तो हिंदू अक्सरियत में है, दुरुस्त है। मगर जो कश्मीर है, ये 2 सूबे हैं ना, जम्मू और कश्मीर। दुरुस्त है। जो कश्मीर है, जो वैली है, जो 40 मील चौड़ी है और 80 मील लंबी है, उसमें मुसलमान अक्सरियत में हैं। ऐसे और हिंदुस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल पर या LOC जिसको हम कहते हैं, उस पर क्यों एक्शन करता है, ये मैं ज़रा नाज़रीन को थोड़ा सा समझा दूँ इसमें फ़र्क क्या है। ये जो बॉर्डर होता है, बॉर्डर का मतलब है कि दोनों तरफ सेटल्ड इलाके हैं। ऐसे ही। वर्किंग बाउंड्री जो है, इसका मतलब है कि एक तरफ मतनाज़ा इलाका है, दूसरी तरफ सेटल्ड इलाका है। ऐसे ही। यानी पाकिस्तान की तरफ सेटल्ड इलाका और उधर मतनाज़ा। ऐसे ही। ये जो LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल, इसका मतलब है कि UN चार्टर के मुताबिक दोनों तरफ मतनाज़ा इलाके हैं। ऐसे ही। अब वो LOC पे क्यों गड़बड़ करता है इंडिया, सेटल्ड एरिया की तरफ क्यों नहीं करता? LOC पे इसलिए गड़बड़ करता है कि LOC के दोनों तरफ मुसलमान बसते हैं। वो कहते हैं कि जी हमारी फायरिंग होगी तो वो भी मुसलमान शहीद होंगे, अगर पाकिस्तानी उसका जवाब देंगे तो इधर भी गोले मुसलमानों पे बरसेंगे। मैंने अपने एक फ़ौजी कमांडर से पूछा, मैंने कहा यार ये इंडियन जो हैं ये धड़ाधड़ गोले बरसा रहे हैं और आप लोग बड़ा वक्फे से काम दिखाते हैं। उसने कहा सर जी हमें एक प्रॉब्लम है, हमारे उधर बहन भाई हैं, सही। हम उधर अंधाधुंध गोली नहीं बरसा सकते। सही है। हम देख के मोर्चा इंडियन फ़ौज का ताड़ के ताक के फिर वार करते हैं। सही है। जबकि वो अंधाधुंध इसलिए बरसाते हैं कि इधर सब मुसलमान हैं, तो हमें इधर वाले मुसलमानों का भी ख्याल करना होता है और उधर वालों का भी। दुरुस्त है। अच्छा, मुझे मुसलमानों से एक और बात याद आ गई। ये जो मशरक़ वुस्ता है, इसमें कोई 1.25 से 1.5 करोड़ इंडियन है जी। 1 मिनट है हमारे पास जी। तो वहाँ से जवाब हो गया है। अच्छा। बड़े बड़े मुसलमानों की जो कंपनियां वो कहती हैं हम इंडियंस को नहीं रखेंगे। मशरक़ वुस्ता में, मिडल ईस्ट में यस। 1.25 से 1.5 करोड़ इंडियन है। बिल्कुल सही है। उधर से जवाब होता जा रहा है। चूंकि उन मुसलमानों का ये ख्याल है, वो जो शरीयत बिल छेड़ा इंडिया ने कि भाई इधर से पैसे कमा के तो आप उधर मुसलमानों को ज़िबा करते हो। अच्छा, यही बात क्रिश्चियंस का मुतालबा भी है, दलितों का भी है। क्रिश्चियंस ने भी वेस्ट में ये बात उठाई है कि हमारे गिरजाघर जला दिए जाते हैं। दलित कहते हैं हमें ये इंसान नहीं समझते। तो इंडिया जो है वो एक आग का अलाव बन चुका है। बिल्कुल सही। इंडिया जो है वो आग का अलाव भी बन चुका है और इंडिया बसाते खुद बहुत ज़्यादा परेशानी में है। वो पहले जो मसल्स दिखाया करता था वो इंडिया अब पूरी दुनिया की तरफ से भी, अंदरूनी सूरत हाल की तरफ से भी और आलमी रिपोर्ट्स की बुनियाद पे भी एक इंतहाई कशमकश का शिकार है और सूरत हाल जो है उसकी बतदरीज बढ़ती चली जा रही है, उसकी परेशानी में मुसलसल इजाफा होता चला जा रहा है। नाज़रीन, आज इतना ही, आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह नगहबान।